चलिए अब चलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की फर्स्ट हेडिंग पर। तो हमारा पहला हेडिंग है रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर, इसको RLVP शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, RLVP। इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स, जो डिपेंड होती है ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट, जो डिपेंड होती है किस पर, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट पर। अब देख लेते हैं व्हेन एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, नो वेपर, जिसकी वेपर ना बनती हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम वाटर में सॉल्ट मिलाते हैं, यूरिया मिलाते हैं या ग्लूकोज मिलाते हैं, तो वहां पर वाटर की वेपर बनेगी, ना कि किसकी बनेगी, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल है, जैसे सॉल्ट बनता है, सी वाटर से सॉल्ट बनता है कि वहां पर क्या होता है कि समुद्र के किनारे गड्ढे कर दिए जाते हैं, उसमें पानी भर दिया जाता है। पानी भरने के बाद तो जो उसका वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और वो सॉल्ट के पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर है द एडेड इन प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। जब हम प्योर सॉल्वेंट, द एडेड इन प्योर सॉल्वेंट वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, जब हम एक प्योर सॉल्वेंट में सॉल्ट, ग्लूकोज या एनी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो उसकी वेपर प्रेशर का जो वेपर प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब एग्जांपल देख लेते हैं, देखिए कैसे क्या होता है कि रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर या रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या होता है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्लोज कंटेनर है हमारे पास, उस क्लोज कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये वेपर बनती है, वाटर के मॉलिक्यूल सरफेस पर आ गए हैं अपने सरफेस पर, तो इसके मॉलिक्यूल यहाँ पर आते हैं जो जिनकी एनर्जी हाई होती है, उनकी क्या होती रहेंगी, वेपर्स बनती रहेंगी। क्या बनती रहेंगी, वेपर्स बनती रहेंगी, जो यहाँ पर इस कंटेनर में कंडेंसेशन फॉर्म में आकर के नीचे की ओर आती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। क्या कहेंगे, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कहेंगे। तो वेपर प्रेशर को मैंने P नॉट, देखिए कहीं कहीं बुक्स में है, ये आप इस तरीके से भी लिख देते हैं, है ना, और इस तरीके से भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर P नॉट जो है आपका वेपर प्रेशर है। क्या है, वेपर प्रेशर है। अब इसी कंटेनर में अगर मैं मान लूं, इसी कंटेनर में अगर मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दूं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लाइक जैसे NaCl, C6H12O6 ग्लूकोज या यूरिया, मैं मिक्स कर देता हूं इनमें से कोई सा एक भी, तो क्या होगा कि यहाँ पर वेपर प्रेशर पे क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो कैसे, देखिए मान लीजिए मैंने एक सॉल्यूशन बना दिया, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल करके इसी प्योर सॉल्वेंट में, तो इसमें जो ये मॉलिक्यूल है, स्मॉल मॉलिक्यूल है, ये वाटर के हैं और ये बड़े हैं वो आपके किसके हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो मैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, मैं इसको लिख देता हूँ, स्मॉल जो मॉलिक्यूल है वो सॉल्वेंट के हैं और जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो किसके हैं, सॉल्यूट के हैं। तो इसमें हम एक बात लिख सकता हूँ कि लेसर सरफेस एरिया जो इसका, क्योंकि जो वेपर्स बनेंगी क्यों होंगी, क्योंकि एक बहुत ही कम सरफेस एरिया मिलेगा वाटर को। क्यों, क्योंकि NaCl के मॉलिक्यूल सरफेस पे आ जाते हैं। ओके, तो यहां पर वेपर्स कम बनेगी, यानी जो हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कम हो जाएगा, यानी ये ज्यादा रहेगा और इसका जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा वो कम हो जाएगा। तो यहां पर लिख सकता हूं मैं इसी के नीचे, लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर solvent for evaporation. Okay, lesser surface area is available for solvent for evaporation. Solvent for evaporation. तो इसमें यहां पर लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू PS। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज PS लेस देन किसके होगा, प्योर यानी सॉल्वेंट के, यानी वेपर प्रेशर के। अब इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, यानी टोटल
टोटल वेपर प्रेशर, यानी डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस के PS। जैसे आप इस तरीके से लिखे तो मैं बता देता हूँ कि T1 माइनस के T2 लिखते हो तो डेल्टा T लिख देते हैं यहाँ पर इस तरीके डेल्टा T इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से। तो वो चीज है यहाँ पर। तो डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस के PS, यही कहलाएगा आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब जो यहाँ पे डेल्टा P और P नॉट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये किसके कारण आया है? ये किसके कारण? इसके आया है, यानी प्योर सॉल्वेंट है तो डेल्टा P अपॉन P नॉट, डेल्टा P अपॉन P नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जो हमारा पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था उसके आगे चलते हैं। हमने फाइंड कर लिया था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P अपॉन P नॉट। डेल्टा P ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? P नॉट के रेस्पेक्ट में हो रहा है। डेल्टा P किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? P नॉट के रेस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में हमारा क्या आ रहा है? डेल्टा P, ठीक है, यानी हमारा लोअरिंग वेपर प्रेशर प्रेजेंट हो रहा है। ये इतना है लोअरिंग वेपर प्रेशर, और ये कितना हो गया? ये क्या हो गया? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, हमने पीछे आपको बताया। अब आगे चलते हैं, इसमें आगे डेरिवेशन को पूरा करते हैं कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ। अब राउट्स लॉ क्या कहता है इस रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर के बारे में कि अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ फॉर आइडियल सॉल्यूशन, फॉर आइडियल सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जो राउट्स लॉ को फॉलो करता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। जो वेपर प्रेशर होगी सॉल्यूशन की, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल होगी। तो अब देखिए मैं यहाँ पे डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि जो हमारा मैथमेटिक्स, जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। अब आते हैं हैंस फ्रॉम इक्वेशन ए। अब इस इक्वेशन से मैं लेता हूँ डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू P नॉट माइनस के PS अपॉन P नॉट। अब यहाँ से मैं P सॉल्यूशन, ये आपके पास जो आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू P नॉट माइनस P नॉट मल्टीप्लाई एक्स सॉल्वेंट। ओके, hence from equation A delta P upon P नॉट माइनस के P सॉल्यूशन और P नॉट। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी P सॉल्यूशन की, यहाँ से P सॉल्यूशन P नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मैंने P नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, तो P नॉट डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू P नॉट 1 माइनस, यहाँ से मैंने P नॉट कॉमन लिया तो 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट अपॉन P नॉट। अब वी नो दैट जो मोल फ्रैक्शन होता है उनका जो सम होता है किसके इक्वल होता है? 1 के होता है। तो एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट इक्वल टू 1। तो एक्स यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो डेल्टा P अपॉन P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब नेक्स्ट है आगे डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। तो हेंस एक्स सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है? मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, या एक्स सॉल्यूट इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ये आपने हमने मोल फ्रैक्शन में आपको बताया था। नाउ एक्स सॉल्यूट इक्वल टू, अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि मैं जो सॉल्यूट है उसको x2 मान रहा हूं और जो एन सॉल्यूट है उसे n2 और जो एन सॉल्वेंट है वो n1 मान रहा हूं। तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू n2 n प्लस n2। Here n1 and n2, अब यहाँ पर एक बात ध्यान से सुनिए,
here N1 and N2 are the number of moles of solvent and solute respectively present in the solution. For dilute solution N2 is very less than N1. यहाँ पर हम जो इस सम में N1 प्लस N2 है उसमें जो हम N2 की वैल्यू मानेंगे वो नेग्लेक्टिंग कर देंगे N2 इन द डिनोमिनेटर से क्योंकि ज्यादा डाइल्यूट होगा तो इसलिए हम वहां से नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन नेग्लेक्टिंग कर देंगे। तो डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब आगे इसके आगे और चलते हैं हम। यहां पर डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। अब हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, देखिए W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास है ना। N2 ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो इसमें आगे हम आगे स्टेप में करेंगे, इससे आगे करेंगे, नोट करिए। चलिए बच्चों आगे डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं हम। क्योंकि मैंने अभी पीछे बताया था कि डेल्टा P अपॉन P नॉट W2 अपॉन M2 W1 अपॉन M1। तो डेल्टा P ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड होते हैं कि गिवन वेट अपॉन मोलर मास, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पर गिवन वेट अपॉन मोलर मास और गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डेल्टा P अपॉन P नॉट इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई M1 W1 मल्टीप्लाई M2। ये ऊपर पहुंच गया, ठीक है, ये इसके साथ हो गया W2 मल्टीप्लाई M1 और W1 मल्टीप्लाई M2। फिर वी नो डेट डेल्टा P इक्वल टू P नॉट माइनस के PS, ये बताया था आपको पीछे भी। तो यहाँ पर मैंने डेल्टा P की जगह इसकी वैल्यू रखी। तो P नॉट माइनस के PS अपॉन P नॉट W2 मल्टीप्लाई M1 और W1 मल्टीप्लाई M2। ये आपका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया, जिसमें आपको ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये आपको क्वेश्चन में वेट देगा सोल्यूट का, मिक्सचर देकर के वेपर प्रेशर भी फाइंड करवा सकता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपसे फाइंड करा सकता है, या W2 या M1 या M2। मोस्टली यही पूछता है आपसे, M1 M2 आपसे दोनों पूछ सकता है इसमें। ओके, तो ये अब हमारे पास यहाँ ये पूरा डेरिवेशन पूरा होता है। अब इसी क्वेश्चन में मोलैलिटी पूछ लेते हैं इसी क्वेश्चन से। तो हम कैलकुलेशन फॉर द मोलैलिटी का फॉर्मूला जनरेट करने जा रहे हैं इसी से। अब मेरे पास एक क्वेश्चन थी PS इक्वल टू P नॉट एक्स सॉल्वेंट, जो राउट्स लॉ की पहली इसमें आई थी, PS इक्वल टू P नॉट एक्स सॉल्वेंट A। और जिसको मैंने क्या करा, मैंने इसको ऐसे लिख लिया एक्स सॉल्वेंट और P नॉट इसके नीचे आ गया P नॉट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन ये आई थी लास्ट में कि P नॉट माइनस के PS अपॉन P नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट, इसको इक्वेशन बी मान लिया। आप नीचे देख सकते हो P नॉट माइनस के PS P नॉट इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन B डिवाइड बाय A, इक्वेशन B डिवाइड बाय A, इस इक्वेशन से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं। तो एक्स सॉल्यूट अपॉन एक्स सॉल्वेंट, P नॉट किया गया P नॉट माइनस के PS और अपॉन PS, P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया। ठीक है, P नॉट से P नॉट कैंसिल हो गया। अब आ जाए P नॉट माइनस के P सॉल्यूशन अपॉन P सॉल्यूशन, N सॉल्यूट अपॉन N टोटल। अब ये कहां से आया, देखो वी नोट दैट, यहां पे लिखते हैं वी नो दैट हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू N सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो P नॉट माइनस के PS अपॉन PS
और n सॉल्यूट अपॉन n टोटल नंबर कर दिया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दिया। यहाँ पर n सॉल्वेंट के टोटल नंबर ऑफ मोल्स कर दिए। टोटल नंबर ऑफ मोल्स से टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्वेंट। तो पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी एस, तो n सॉल्यूट अपॉन w सॉल्वेंट अपॉन, अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि जो n सॉल्वेंट है मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो w सॉल्वेंट अपॉन m सॉल्वेंट, ठीक है, ये ऊपर चला गया। n सॉल्यूट मल्टीप्लाई m सॉल्वेंट, तो w सॉल्वेंट इन ग्राम, w सॉल्वेंट इन ग्राम में होता है। तो पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी एस, तो ये होगा आपका n सॉल्यूट मल्टीप्लाई m सॉल्वेंट मल्टीप्लाई, अब मैं ऊपर नीचे इसको केजी में चेंज करने जा रहा हूँ सॉल्वेंट को, क्योंकि आपको पता है कि मोलैलिटी क्या होता है, n सॉल्यूट अपॉन w क्या होगा उसका सॉल्वेंट जो होगा केजी में। तो यहाँ पर आएगा 1000 जो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दी ऊपर नीचे। तो यहाँ पर पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी एस, ये आपका मोलैलिटी, ये आपका इतना हो जाएगा मोलैलिटी। ये आपका इतना मोलैलिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ये आपका मोलैलिटी मल्टीप्लाई m सॉल्वेंट, ये मल्टीप्लाई का साइन है, m सॉल्वेंट अपॉन 1000, और पी नॉट माइनस के पी एस अपॉन पी एस स्मॉल m मल्टीप्लाई m, ये आपका सॉल्वेंट के लिए मोलर मास अपॉन 1000। तो हम इस फॉर्मूले को फॉर द कैलकुलेशन मोलैलिटी के लिए यूज करेंगे, और ये फॉर्मूला जो होगा ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का होगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से रिलेटिव है। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट ए सर्टेन टेम्परेचर इज 0.85 बार। एट ए सर्टेन टेम्परेचर, देखिए यहाँ पर टेम्परेचर जो रहेगा वो यूज में नहीं आएगा, एक सर्टेन टेम्परेचर है, इज 0.850 बार। A non-volatile या non-electrolyte solid weighing 0.5 gram when added to 39.0 gram of benzene. मोलर मास बेंजीन का 78 होता है, ये भी आपको याद रखना है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन then is 0.845 bar. What is the molar mass of the solid substance? तो इसमें सॉलिड सब्सटेंस का वो किया है। तो देखिए इसमें आपको वेपर प्रेशर, अब प्योर बेंजीन का जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, 0.850 बार। कितना है, 0.850 बार। अब जो सोल्यूशन कंटेन हो जाता है उसमें 0.5 ग्राम एडेड 39 ग्राम ऑफ बेंजीन है, तो उसमें एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मिला देते हैं, तो कितना बन जाता है, उसका वेपर प्रेशर आ जाता है 0.845। अब आपको ये पता है कि जब हमारे पास प्योर सॉल्वेंट होता है, जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर तो ज्यादा ही होगा, लेकिन जब हम उसमें एक सोल्यूशन बना करके एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर देंगे तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 0.845 बार, और जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का था कितना, 0.850 बार। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें अब नोट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना आ गया, 0.850 बार, और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 0.845 बार, ठीक है। अब M1 78 दे रखा है, क्यों, M1 78 दे रखा है बेंजीन, और W1 कितना दे रखा है, 39 ग्राम, क्योंकि सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट हो गया बेंजीन, और सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास, तो यहाँ पर W2 कितना हो गया, 0.5 ग्राम मिलाया। यहाँ पर देखिए सॉल्यूट जो होगा वो W2 माना जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो हो गया वो W1, ठीक है, और यहाँ पर M2 हमें निकालना है, उसका मोलर मास फाइंड करना है जो हमने सॉल्यूट उसमें मिलाया है, मिक्स किया है। तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम यहाँ पर भी बना सकते थे, बट हमने यही सी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड कर लिया M2। तो देखिए 0.850 पी नॉट की वैल्यू है, और 0.845 उसकी वैल्यू नीचे दी हुई है आपको, और नीचे पी नॉट है तो 0.850, ठीक है। तो ये आएगा W2 मल्टीप्लाई M1, W1 मल्टीप्लाई M2, तो 0.85, ठीक है। इसी कैलकुलेशन करके यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने इसमें से, तो 0.05 आ गया, ये डिवाइड में है,
कैलकुलेशन करने के बाद इसकी ये आएगा 170 ग्राम पर मोल। मोलर मास की यूनिट ग्राम पर मोल होती है, ये ध्यान रखना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करिए आप।